चक्रधरपुर के गांव में अपने घर पे प्रसाद नाम के एक व्यक्ति दीवार घड़ी पे देखता है। तब सुबह के 11 बज रहे थे। फिर उन्होंने देखा उनकी बहू अनामिका एक डंडे से घर को साफ कर रही है। अरे बहू अनामिका, तुम्हारी सास कहाँ है? किचन में है पिताजी। आपको चाय कॉफी चाहिए क्या? नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी सास से कुछ बात करनी थी। शारदा, अरे भाग्यवान। बड़े प्यार से बुलाते हैं। शारदा जो किचन में थी वो एक चाकू और टमाटर लेकर सीधा हॉल में चली आती है। शारदा, वक्त क्या हो रहा है? 11 बज गए हैं। अभी तक अगर सास बहू घर का काम काज ही करोगी तो ट्रैवल ऑफिस कब जाएंगे? ट्रैवल बस के लिए तुम उस गुंडे यादव से पैसे लियो, कैसे चुकाओगी अब? प्रसाद की ये बात सुनकर सास बहू दोनों को याद आ जाती है कि ट्रैवल बस के लिए वो वहाँ के लोकल गुंडा यादव से पैसे ली हैं। जैसे ये बात याद आई वो सारा काम काज छोड़ के वहाँ से जल्दी से चली जाती है। 15 मिनट के अंदर सास बहू ट्रैवल ऑफिस पहुँच जाती है और जाके अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ जाती है। वो सोचने लगती है कि उधार कैसे चुकाया जाए। वो फिर एक यात्रा के लिए तरकीब बनाती है। तभी उन्हें याद आती है कि शिवरात्रि आ रहा है। माँ जी, यात्रा से मुझे याद आई, कुछ ही दिनों में शिवरात्रि आने वाला है और शिवरात्रि के मौके पर हम स्पेशल अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए हम थोड़ा ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे। यात्रा से पहले हम बोर्ड को बदल देंगे। बहुत अच्छा सोचा है बहू। फिर देर न करते हुए चलो हम यही करते हैं। सास बहू इस तरह से परिकल्पना करती है और शिवरात्रि के दौरान स्पेशल अमरनाथ यात्रा लिखकर एक बोर्ड टांग देती है। अनामिका माइक लेके ट्रैवल ऑफिस के बाहर खड़ी होकर कहने लगती है। कुछ लोग अनामिका के बातों पे भरोसा करके उसके ऑफिस के पास आते हैं और पैसे देकर वो अपना नाम लिखवा लेते हैं। कुछ और लोगों को बोर्ड देखकर जब पता चलता है तो वो भी आकर पैसे देते हैं और अपना नाम रजिस्टर करवा देते हैं। इस तरह दिन निकल रहे थे। वहाँ पे 3 बसें थी जिनके टिकट्स अच्छी तरह से बिक गए। फिर इकट्ठा किए गए सारे पैसे जोड़ते हैं और यादव के सारे उधार चुकता कर देते हैं। जो पैसे बचे वो देखकर वो बहुत खुश भी हुए। फिर जब बस 2 दिन बचे हुए थे शिवरात्रि के, एक सांप रमेश के पास आया। वो सामने आके फुफकार रहा था। उसे देखकर रमेश बहुत डर गया। माँ, पिताजी, अनामिका, तुम लोग कहाँ हो? एक सांप यहाँ पे है, मुझे देख के फुफकार रहा है। कहाँ हो तुम लोग? वो जब इस तरह चिल्लाने लगता है, उसके चिल्लाने की आवाज सुन के प्रसाद, शारदा, अनामिका तीनों भागते हुए उसके पास आते हैं। रमेश जो बिस्तर पे सो रहा था उसके पास सांप को फुफकारते हुए देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। माँ, अनामिका, बचाओ मुझे। मैं सांप के डसने से मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लो। इस तरह से वो बार बार विनती करने लगता है। तभी सांप सास बहू के तरफ मुड़ के देखने लगता है। सास बहू वहाँ बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। लेकिन प्रसाद समझ जाते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है सास बहू की गलती की वजह से। फिर वो कहते हैं, देखो शारदा, सर्प वही है जो शंकर जी के गले में विराजमान है। वो शिवनागिनी है। हमारे घर कभी सांप नहीं आया, पर आज वो रमेश के ऊपर आ गया। क्या तुम लोगों ने कोई गलती की है? अगर हाँ तो स्वीकार लो और अपनी गलती को जल्द से जल्द सुधार लो। उनकी बातें सुनकर सास बहू को याद आई कि शिवरात्रि स्पेशल अमरनाथ यात्रा कराने की बात उन्होंने सबसे कही थी, पर उन्होंने तो सबको ठग लिया। इसीलिए हाथ जोड़ के सांप के सामने वो कहती हैं, हे महादेव, लालच के वश में आकर हमने ऐसा किया है, हमें माफ कर दीजिए महादेव। तुम लोगों ने कौन सा काम किया, जल्दी बताओ। पिताजी, हमने शिवरात्रि के मौके पर सबको अमरनाथ स्पेशल यात्रा कराने का वादा करके सबसे पैसे लिए और फिर बाद में बोर्ड हटा दिया। ये सुनकर प्रसाद को बड़ा गुस्सा आ गया। बहू हो इसीलिए बच गई। ऐसा कहकर जाके गुस्से से वो शारदा को एक थप्पड़ लगाते हैं। शारदा रोते रोते प्रसाद के पैर पकड़ लेती है। सास बहू, तुम लोग पागल हो गई हो। ऐसा क्यों किया? सर्वोच्च शक्ति के साथ खेलना चाहती हो? उनके हाथों के हम बस कठपुतले हैं। उनके शक्ति के सामने हम कुछ भी नहीं। माफ कर दीजिए पिताजी। हमें भी माफ कर दीजिए। हमने ऐसा किया सिर्फ यादव के पैसे चुकाने के लिए। हमें पता नहीं था हमारे बेटे के ऊपर आ जाएगा। मुझसे कहकर क्या फायदा होगा? तुम लोग महादेव को शरण करके शिवनागिनी के सामने प्रार्थना करो। घर को गिरवी में रख दो,
जो पैसे आएंगे उससे बस का इंतजाम करके सारे यात्रियों को अमरनाथ यात्रा के लिए भेजो। ऐसा कहकर प्रसाद गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। सास बहू आंखों में आंसू लेकर रमेश के ऊपर बैठी शिव नागनी के सामने प्रार्थना करने लगती है। हे महादेव, हमारी सोच ही खराब हो गई थी, इसलिए हमने ये गलती कर दिया। मेरे पति की जान की रक्षा कीजिए। हे महादेव, हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। हमें बस एक मौका दीजिए। जिन्होंने भी अमरनाथ यात्रा के लिए टिकट लिया था उन सभी को हम बस में करके अमरनाथ जरूर भेजेंगे, पर मेरे बेटे की प्राण की रक्षा कीजिए। इस तरह से सास बहू विनती करती है, पर वो सांप और ज्यादा फुफकारने लगता है और रमेश को अब तो वो काटने की भी कोशिश करता है। हे नाग देवी, मैं आपको दूध पिलाऊंगी, आपके बिल में जाके अंडे भी दूंगी, मेरे पति को छोड़ दीजिए। अनामिका की विनती सुनकर वो सांप रमेश के ऊपर फुफकारना बंद कर देता है और ऊपर से नीचे उतर आता है। ये देखकर सास बहू खुश होती है। तब तक प्रसाद घर के सारे कागजात लेकर सास बहू के पास आते हैं। फिर सास बहू उन कागजात को लेकर बैंक में जाकर उसे गिरवी रख देती है। फिर पैसे ले जाके एक प्राइवेट ट्रैवल से वो बात करती हैं। पैसा चुकता करने पे ट्रैवल्स वाले एक बस का इंतजाम कर देते हैं। फिर शिवरात्रि का दिन आता है। जिन्होंने भी सास बहू के पास टिकट बुक करवाया था वो एक दिन पहले ही उनके पास पहुंच जाते हैं। सास बहू उनसे बातचीत करती है, फिर बस में बैठा के अमरनाथ यात्रा के लिए भेज देती है। फिर वहाँ से घर आके भगवान शिव के सामने जाके प्रार्थना करती है। बहू, जैसे तुमने कहा था कि सांप के बिल में दूध और अंडे दोगी, तो पहले जाके कल ये काम कर आना। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर अनामिका अगले दिन ही सांप के बिल के पास जाती है, वहाँ दूध और अंडे रखती है और हाथ जोड़ के नाग देवी से प्रार्थना करती है। हे नाग देवी, आपने मुझे माफ करते हुए मेरे पति को थोड़ा भी क्षति नहीं किया, इस वजह से आप बाहर आके इसे ग्रहण कीजिए। अनामिका का प्रार्थना सुन के नाग देवी अपने बिल से बाहर निकल आती है और अनामिका को देखने लगती है। अनामिका नाग देवी को देखकर संतोष होती है और घर वापस लौट जाती है। तब से सास बहू ये फैसला करती है कि अब से वो कभी भी देवी देवताओं के नाम पे खिलवाड़ नहीं करेंगी और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। सीतारामपुर नाम के एक गांव में अनामिका नाम की एक लड़की रहती थी। भले ही आसमान के चांद में दाग हो सकते हैं, पर अनामिका पर कोई दाग नहीं था। वो इतनी खूबसूरत थी। अनामिका बहुत नटखट थी, घर में जश्न का माहौल बनाए रखती थी। ये देखकर उसके माता पिता सुदर्शन और अर्चना भी बहुत खुश होते थे। लेकिन जो उनके लिए सबसे चिंताजनक बात थी वो ये कि अनामिका बहुत खाना बर्बाद करती थी। मारना पीटना अच्छा है, बेटी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, मार पीट करेंगे तो अच्छा लगेगा? बताओ तो। बिना मार पीट के ऐसे कहो कि अनामिका बात सुने। तुम उसकी माँ हो, माँ होने के नाते समझाओ। कल दिन ससुराल जाएगी तो क्या होगा? ससुराल वाले तो हमारी ही बदनामी करेंगे, वो सब सुन के हमें ही बुरा लगेगा। परेशान होकर जब वो चर्चा कर ही रहे थे तभी अनामिका बाहर से मुस्कुराते हुए आती है। घर आते ही माँ पिताजी को परेशान देखती है। उन्हें इस तरह परेशान देखकर वो समझ जाती है कि परेशानी का कारण भी वही है। फिर वो उन दोनों के पास आती है। वो अपनी माँ के हाथों को पकड़ के कहने लगती है, क्या करूँ माँ, मैं चाहे कितने भी कोशिश कर लूँ पर मैं अपनी आदत को रोक ही नहीं पा रही हूँ। आप मुझे मारो माँ। तुम्हारा पेट जब तक ना भरे तुम खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा खाना लेके उसे बर्बाद करोगी तो कैसे चलेगा बताओ? अभी कह रही हो कि आदत हो गई है, बाद में शादी होगी तो क्या होगा? अभी आपकी दिक्कत मैं खाना बर्बाद करती हूँ वो है, या फिर मेरी शादी होने वाली है वो है? अभी हम चाहे तुम्हें कितना भी समझा ले पर तुम नहीं समझने वाली। ये बात सिर्फ एक लड़की के माँ बाप ही समझ सकते हैं। एक लड़की की शादी करा के बाप को कितनी खुशी मिलती है, मानो कि वो पूरी दुनिया जीत ली हो। खुशी से मानो वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाए। पता नहीं पिताजी, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए ना, मैं खुद के लिए ठीक से खाना परोस सकती हूँ, फिर खाना लेके बैठती हूँ तो मैं ठीक से खा नहीं पाती और उसे फेंकना पड़ जाता है। पता नहीं इन चीजों को मैं रोकूं तो कैसे रोकूं? अनामिका इस तरह से कहकर रोने लगती है। अनामिका की इस बुरी आदत की वजह से वहाँ पे सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इन सब के बावजूद अनामिका खुद के लिए ज्यादा खाना लेती थी और फिर उसे फेंक दिया करती थी। तभी एक दिन सुभाष नाम के पंडित जी शारदा, प्रसाद और रमेश को साथ लेके अनामिका के रिश्ते के लिए उनके घर आते हैं। पंडित जी से पूरी बात जब पता चलती है तो शारदा के पूरे परिवार को वो घर के अंदर बैठने के लिए कहते हैं।
अर्चना, बेटी को तैयार करके ले आओ। जैसा उन्होंने कहा, अर्चना अनामिका के पास गई और उसे तैयार करके चाय देने के लिए बाहर ले आई। अनामिका मर्यादा पूर्ण सबको जाके चाय दी। पिताजी, मुझे लड़की पसंद है। रमेश की बातें सुन के प्रसाद और शारदा बहुत खुश हुए। ये सुनकर सुदर्शन और अर्चना अनामिका की सारी बुरी आदतों के बारे में उन्हें बताना चाह रहे थे, पर पंडित जी सुभाष ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें एक कमरे में ले गए। देखिए, आप लोग डरे हैं, पर इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप पहले ही बता देंगे तो अनामिका ज्यादा करेगी। अनामिका सोचेगी इन्हें तो पहले से ही पता है, फिर चाहे जितनी मर्जी कर लो, क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा कह रहे हैं, फिर क्या होगा? नया घर है, सब कुछ नया होगा। वहाँ गलती होती है तो उसे डांट खाने का डर भी होगा। भरोसा रखिए, वहाँ अनामिका इसी डर से अच्छा बर्ताव भी करेगी। मुझे तो भरोसा है वहाँ वो सब सीख जाएगी। उनकी ये बातें अच्छी लगी, इसीलिए उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। फिर एक अच्छा मुहूर्त देखकर उनके पास जो कुछ था वो देकर बड़े धूमधाम से अनामिका की शादी हो जाती है। अनामिका अब ससुराल में कदम रखती है। शारदा पूरे भरोसे के साथ अलमारी का चाबी देते हुए पूरी जिम्मेदारी उसे दे देती है। देखो बहू, आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम इस घर में बहू बन के आई हो, घर की दीपक हो। या तो तुम इस घर को अच्छे से चलाओ और खुश रहो, या फिर तुम अपनी बेवकूफी से इस घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दो। सब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें ही संभालना होगा। ऐसा कहकर शारदा आराम करने के लिए चली जाती है। अब तक शारदा और प्रसाद बड़े ही अच्छे से परिवार चला रहे थे। अब चूंकि अनामिका उस परिवार में आ गई थी, इसीलिए वो सोच रहे थे कि अनामिका भी उसी तरह परिवार को चलाएगी। थोड़े ही समय में अनामिका अपने पति से कहती है चीनी ले आने के लिए, फिर कुछ दिन के बाद कहती है चावल ले आने, फिर उसके बाद दाल ले आने के लिए। जब सासू माँ को ये बात पता चली तो वो कहती है, बहू, एक ही बार में सारा सामान लाने को कह सकती हो ना। एक एक करके एक एक सामान लाने के लिए उसे क्यों भेजती हो? मुझे भी वैसे ही सामान मिलते हैं सासू माँ। जब मुझे लगता है वो खत्म होने को है, मैं तब कहती हूँ लाने के लिए। अनामिका कहती है। ये सुनकर शारदा को संदेह होता है कि ये सामान जा कहाँ रहे हैं। अब वो किचन पे नजर रखने लगती है। कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि अनामिका जरूरत से कई ज्यादा खाना पका रही है। फिर बचे हुए खाने को वो फ्रिज में रख देती है और उसके कुछ दिनों के बाद वो फ्रिज से उसे बाहर फेंक देती है। अच्छा, तो ये महान काम हो रहा है, तो मुझे अब से उसे खाना की कीमत समझाना पड़ेगा। ये सोचकर वो एक दिन बहू अनामिका को बुलाती है। बहू, हमारे यहाँ जो नौकर काम करते हैं, उनके बच्चे बहुत बीमार हैं। मैं उन्हें देखने जा रही हूँ, चाहती हूँ कि तुम भी साथ चलो। ठीक है सासू माँ। फिर जैसा शारदा ने कहा था, वो अनामिका को खुशी खुशी अपने नौकर के यहाँ ले जाती है। नौकर के कॉलोनी में जाने के बाद, बहू, मैं देख कर आती हूँ नौकर का घर कहाँ है, तुम यही रहो। ऐसा कह के वो चली गई। थोड़ी देर बाद अनामिका जो खड़ी थी, वहाँ पे एक छोटे बच्चे की चिल्लाने की आवाज उसे सुनाई देती है। उस घर में वो जाके झांक के देखती है एक छोटा बच्चा भूख के मारे चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। उस बच्चे की माँ खाना लाने जाती है तो देखती है कहीं खाना नहीं है। घर पे सारे बर्तन खाली पड़े हुए हैं। अनामिका को ये देखकर रोना आता है। थोड़ी देर बाद शारदा लौट आती है और उसे साथ लेकर नौकर के घर चली जाती है। नौकर के घर जाकर देखती है वहाँ उसका बच्चा बीमार होकर बिस्तर पे पड़ा हुआ है। शारदा उनसे बीमारी का वजह पूछती है। वो नौकरानी बताती है कि किसी के घर से बचा हुआ चावल मिला हुआ था। उसे पता नहीं था वो चावल खराब हो गया था और उसने उस चावल को अपने बेटे को खिला दिया। इस वजह से वो आज बीमार पड़ गया है। ऐसा कहने के दौरान ही उसकी नौकरानी रोने लगती है। उसके थोड़ी देर बाद शारदा अनामिका को लेकर घर लौट आती है। जैसे ही वो घर लौटती है, अपनी सासू माँ को जकड़ के वो रोने लगती है। बहू, क्या हो गया? कई लोगों को 2 वक्त ठीक से खाना नहीं मिलता और मैं कितना ज्यादा खाना बर्बाद करती हूँ। आज से मैं कभी भी खाना बर्बाद नहीं करूँगी, ऐसा अनामिका कहती है। भूख का दर्द क्या होता है ये अनामिका समझ गई है। ये जानकर शारदा बहुत खुश होती है। उस दिन से भूखे जरूरतमंदों को घर का बचा खुचा खाना खिलाकर उन्हें मदद करने लगी, जिससे लोग बड़े खुश हुए
और पति बच्चे के साथ खुश रहने का ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। उस आशीर्वाद से अनामिका को मन में बहुत संतुष्टि मिली और तब से अपना पारिवारिक जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी।